नाउ सेकेंड इज स्टैटिक ईएमआई। अगेन ध्यान दें, फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फाई हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो फर्स्ट हमने देखा डायनेमिक ईएमआई या मोशनल ईएमआई जिसमें ए वेरिएबल रहता है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज ए एंड थीटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको बोला जाएगा स्टैटिक ईएमएफ, एंड जो प्रोसेस होगा वो काउंट होगा आपका स्टैटिक ईएमआई। ध्यान दें, अगर एरिया एंड थीटा कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग माइनस डी फाई बाय डी टी। ओके, और अगर मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ माइनस डी फाई बाय डी टी। ए एंड कॉस थीटा कांस्टेंट, तो ए कॉस थीटा एंड वेरिएबल इज मैग्नेटिक फील्ड। होगा क्या, ध्यान से समझना। हमें बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होने से किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में, और फ्लक्स में चेंज अगर आ रहा है फ्लक्स वेरिएबल मिलेगा, यानी फ्लक्स अगर चेंजिंग है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएबल होने के कारण स्टैटिक ईएमआई प्रोसेस बनता है और स्टैटिक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे जो स्टैटिक ईएमआई यानी कोई भी कॉइल कितना अपोजिशन प्रोवाइड कर रही है अपने में से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का, ध्यान देना प्रोसेस पे। पहले हम एक बार डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको किसी भी एक कॉइल के लिए हम कंसीडर करेंगे ताकि हमें क्लियर होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और स्टैटिक ईएमआई क्यों जनरेट हो रहा है। नाउ डेफिनेशन ये है, when current passing through a coil, when current passing through a coil, ठीक है, changes, यानी जब भी किसी करंट से पास होने वाला करंट चेंज होगा, then coil always opposes this change, बिकॉज हमें पता है लेंज रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपने कोई कॉइल लिया, कॉइल के अंदर आप करंट कांस्टेंट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करंट में चेंज हो रहा है, या तो करंट इंक्रीज हो रहा है या करंट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, या ऐसा बोला जाए कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेंज रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ें, when current passing through a coil changes, then coil always opposes this change by inducing EMF। इंड्यूसिंग ईएमएफ होगा, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी अगर बढ़ रहा होगा तो उसको कम करना है तो अपोजिट डायरेक्शन, और अगर फील्ड कम हो रहा होगा तो उसको बढ़ाना है, मतलब सेम डायरेक्शन में, यानी किसी ना किसी एक डायरेक्शन में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये बात का ध्यान रखें, यानी कोयल जो ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो कोयल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। एक बार हम डेफिनेशन वापस से पढ़ें, व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ कोयल चेंजेस, देन कोयल ऑलवेज अपोजेस दिस चेंज बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जिस तरीके से हमने पढ़ा था रजिस्टर, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रजिस्टर पढ़ा है कि रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। वैसे ही कोयल को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टर, ठीक है, वो बन जाता है इंडक्टर। क्लियर? एक कोयल जिसके अंदर एन टर्न्स है उसको हम बोलते हैं इंडक्टर, और इंडक्टर जो प्रॉपर्टी शो करता है अपोजिशन की, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इंडक्टेंस। पॉइंट क्लियर? ध्यान दें, हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा सोलेनॉइड के लिए। मानो हम एक सोलेनॉइड यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हमने कंसीडर किया एल, रेडियस, सोलेनॉइड का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर। क्लियर? नंबर ऑफ टर्न्स हमने कंसीडर कर लिए कैपिटल एन। यहां तक कोई डाउट? ठीक। अगर हमें इसको आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर करना है तो पहला पॉइंट हमें कंसीडर करना होगा कि जो रेडियस है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तभी हम इसको क्या मान सकते हैं, एक आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या कैलकुलेट किए जा सकते हैं? बिल्कुल,
तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और स्मॉल n का वैल्यू आता है n/l, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब एक छोटा सा पॉइंट बताएं, क्या हमें सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पता है? सॉल्व कैसे करना है वो हम समझें। ये जो सोलेनोइड है n टर्न वाला, ये करंट को अपोज करेगा। किस तरीके से करेगा इस पॉइंट को भी हम समझें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना। तो अगर आपको आइडियल सोलेनोइड दिया है, इन्फिनिट सोलेनोइड, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, और आई रिप्रेजेंट करता है कि सोलेनोइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट n आई। क्लियर? ठीक है। अब आपसे पूछा गया फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स इन द लूप, या पहले हम देखेंगे किसी भी एक लूप में फ्लक्स कितना। देखो ध्यान से, तो फ्लक्स इन वन लूप कितना मिलेगा, तो म्यू नॉट n आई तो मैग्नेटिक फील्ड, एंड एरिया कितना बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसको आप कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से होगा। हम एक जनरल एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर n टर्न्स हैं, और n टर्न्स और एक लूप का जो फ्लक्स होगा वो मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा, टोटल फ्लक्स कितना लिखें, देखो ध्यान से, म्यू नॉट n आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टर्न का एरिया, और टोटल टर्न कितने हैं, ध्यान दो, टोटल टर्न ये जो स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो क्या यहाँ से हम टोटल टर्न कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू एल इस टर्म में, बिकॉज हमने स्मॉल n यहाँ पे भी यूज किया है, ठीक है। तो टोटल टर्न्स कितने रहे, n इंटू एल। कोई डाउट इसमें? तो हमें मिल गया टोटल फ्लक्स। अब आपसे अगर पूछा गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, तो ध्यान दें, टोटल फ्लक्स वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये चेंज नहीं होगा, जो भी सोलेनोइड आपको गिवन है। रेडियस हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते, पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बचा कौन, स्मॉल आई। यानी अगर आपने एक बार एक सोलेनोइड को बना दिया तो नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होगा, रेडियस चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है करंट। तो ध्यान दें, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है उन सबको हमने एक साथ लिख लिया, तो फाई टी, ठीक। क्या बनेगा टर्म, देखो ध्यान से, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर इंटू एल मल्टीप्लाई बाय आई। क्लियर? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स यहाँ जनरेट हुआ है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है, यानी किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स जनरेट होता है, नेट फ्लक्स, वो फ्लोइंग करंट, जो भी इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है, फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है। ये तो बना फर्स्ट पॉइंट। अब एक बात बताएं कि अगर हम करंट को चेंज करें, अगर कांस्टेंट करंट आ रहा है तो फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं, फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर करंट चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट को आप समझो, ध्यान से समझना। अगर करंट कांस्टेंट है तो हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स का आंसर मिल गया म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू आई, ये फ्लक्स आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट मिलेगा, ठीक। और फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि आई चेंज हो रहा है, आई इज वेरिएबल, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या ऐसा बोल सकते हैं कि चेंजिंग है, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना लिखें, विल बी माइनस डी टोटल फ्लक्स बाय डी टी। क्लियर? और यहां पे आप समझना इस बात को कि ये सारी टर्म जो आ रही है ब्रैकेट में तो कांस्टेंट है, जिसको आप किसी एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई आपका वेरिएबल है। तो ये जो कांस्टेंट है, क्या ये ब्रैकेट से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी जो ये कांस्टेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक अनदर टर्म से, जिसको आपने क्या बोला है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोला है, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी इसको लिखा जा सकता है एल, क्या लिख सकते हैं, एल, और एल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान दें, सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई, और एल है कांस्टेंट,
सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये टर्म हमारे पास आ गया। क्लियर? क्या कैलकुलेट किया हमने अब कैलकुलेट किया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? बिकॉज करंट वेरिएबल रहा, करंट के वेरिएबल होने से फील्ड वेरिएबल रहा, फील्ड के वेरिएबल होने से फ्लक्स वेरिएबल रहा, और फ्लक्स के वेरिएबल होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन phi इज इक्वल टू एल आई, सेकेंड इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आप एक बात बताएं कि इस इक्वेशन का यूज हम कब कर सकते हैं? इस इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं जब करंट आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन हो, तो आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करें और एल माइनस एल से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि करंट की आपको दो कंडीशंस गिवन हो कि T1 टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है I1 और T2 टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है I2, तो क्या होगा? ध्यान दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, E is equal to minus L, change in current I2 minus I1 and change in time T2 minus T1। थोड़ा सा मॉडिफाई करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो EMF is equal to L I1 minus I2 by delta T। This is equation number 3। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? ठीक। तो अभी हम इक्वेशन फॉर्म में डिराइव कर रहे हैं कि इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट किया। फ्लक्स हमें मिल गया, सोलेनोइड दिया तो सोलेनोइड के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मानो अगर आपको कोई सर्कुलर लूप दिया जाए तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है म्यू नॉट आई बाई 2r, कितने टर्न से? n टर्न से, मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, ठीक, तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन अगर करंट वेरिएबल हुआ तो फ्लक्स वेरिएबल ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि करंट का चेंज होना कंपलसरी है, तभी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। स्टैटिक ईएमआई कंडीशन में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन भी आपको मिल गई। तो ये तो बात हुई। अब थोड़ा सा सोलेनोइड के बारे में समझें, यानी जिसको आपने इंडक्टर कंसीडर किया है, तो वहाँ प्रोसेस हुआ क्या? तो यहाँ पे आपने कनेक्ट किया एक सोलेनोइड, ध्यान से समझना, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है, ये भी बैटरी आपने कनेक्ट कर दी। क्लियर? तो अब यहां से करंट फ्लो करेगा। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो केवल फ्लक्स कांस्टेंट मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि करंट इज चेंजिंग, जो कि होगा, क्यों होगा? क्योंकि जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी को कनेक्ट करने से पहले, यानी 80 इज इक्वल टू 0, फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? 0। क्योंकि जब तक आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, या ऐसा करें कि हम यहाँ पर एक की लगा दें, तो जब हम की को क्लोज करेंगे तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमने टी को क्या कर दिया? की को हमने अभी ओपन रखा, t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना है? 0। अब जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे क्या होगा? व्हेन की इज क्लोज्ड क्या होगा? करंट अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, कहां से कहां तक? 0 से लेकर I तक, यानी जो भी उसका मैक्सिमम करंट होगा वहां तक वो फ्लो करने का ट्राई करेगा। तो 0 से मैक्सिमम I तक इंक्रीज करेगा। ठीक, यानी करंट कैसा रहा? वेरिएबल। और करंट अगर वेरिएबल रहेगा और इंक्रीजिंग भी होगा तो फ्लक्स बढ़ने का ट्राई करेगा। करंट अगर इंक्रीजिंग, फ्लक्स भी इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके का होगा कि वो इस बढ़ते हुए करंट का या बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करे? अपोज करे। इसका मतलब यहां जो बैटरी जनरेट होगी, जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि वो इस बढ़ते हुए करंट का क्या कर सके? अपोज कर सके। तो जब हम की को क्लोज करते हैं तो करंट 0 से I तक इंक्रीज होता है। ये बात ठीक। तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरीके का होगा कि वो इस कारण का अपोज करे, उस कोस का अपोज करे जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। इसका मतलब यहां जो बैटरी बनेगी, या ऐसा बोले कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? राइट टू लेफ्ट, यानी इस करंट को अपोज करने के लिए। ये बात समझे? तो अगर की आपने क्लोज कर दिया, फर्स्ट केस कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, सेकंड केस, फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहा? 0। ठीक है, जब करंट इंक्रीजिंग रहा
0 से I तक सेटअप हुआ, कब सेटअप होगा, जब आप की को क्रॉस करेंगे तो जो बैटरी बनेगी, बैटरी तो वो इस डायरेक्शन में बनी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, यानी करंट जो बैटरी प्रोवाइड करेगी वो कुछ इस तरीके से करेगी कि वो इस बढ़ते हुए करंट का अपोज करे, यानी उस कॉज का अपोज करे जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। थर्ड केस अगर हम कंसीडर करें कि मानो हम क्या कर दें, की को ओपन कर दें, तो हम की को ओपन करेंगे तब क्या होगा, जैसे ही आपने की को ओपन कर दिया तो करंट वापस I से 0 तक चेंज होएगा, ठीक है। यानी इस केस में तो करंट क्या था, इंक्रीजिंग, इस केस में करंट क्या होगा, डिक्रीजिंग। कहां से कहां तक, I से 0 पे। पहले करंट 0 से I तक इंक्रीज हो गया, अब I से 0 तक डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आपने इस की को ऑफ कर दिया तो बैटरी का कनेक्शन खत्म, तो करंट अपनी वैल्यू को धीरे धीरे किधर लेकर आएगा, 0 तक लेकर आएगा, तो I से वापस 0, यानी करंट अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट कम हो रहा है तो फील्ड कम होगा, फील्ड कम होगा तो उसको बढ़ाने का ट्राई करेगा, कौन ट्राई करेगा, इंडक्टर ट्राई करेगा। इसका मतलब सेकेंड केस में जो बैटरी जनरेट होगी उसकी पोलरिटी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर, ईएमएफ ई, और ये सेम डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये हमने लिखा है थर्ड केस के लिए, और यहाँ जो बैटरी बनाई है वो आपने बनाई है सेकेंड केस के लिए। दोनों को आपको अलग अलग ही समझना है, यानी अगर करंट इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग करंट का अपोज, ठीक। करंट अगर डिक्रीजिंग है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना है तो फिर सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। करंट जो बैटरी से फ्लो करेगी वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करती हुई इंडक्टर में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड है, इस डिवाइस को अब हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। और इंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हम -L di/dt से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। तीन केस में हमने देखा, जब हमने करंट को अप्लाई नहीं किया तो इंड्यूस ईएमएफ 0, या ऐसा बोलें कि अगर करंट कांस्टेंट है तो भी इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू 0। करंट अगर इंक्रीजिंग है 0 से I तक तो जो कॉइल आपने कंसीडर किया है, जो इंडक्टर आपने कंसीडर किया है, वो इस बढ़ती हुई करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करना चाहिए, जिस दर से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो बैटरी की पोलरिटी बन गई। थर्ड केस, जब हमने की को क्या कर दिया, ओपन, तो करंट क्या करेगा, अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। कहां से कहां तक, मैक्सिमम I से 0 तक। तो फिर हमें लेंज रूल के अकॉर्डिंग इस कम होती हुई करंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी उस कोर्स का अपोज करना है जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। तो फिर बैटरी की जो पोलरिटी रहेगी वो माइनस, यानी थर्ड केस इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमें समझ में आए। तो बेसिक फॉर्मूलेज हम ध्यान रखें। बेसिक फॉर्मूलेज हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है phi इज इक्वल टू Li, phi इज इक्वल टू Li, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, ईएमएफ अगर हमें जनरेट करना है तो ईएमएफ का वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू -L di/dt, जहां पर L रिप्रेजेंट करेगा, L क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सर्कुलर कॉइल हो सकता है, रेक्टेंगुलर कॉइल हो सकता है, ठीक है, सोलेनॉइड हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्लियर। एंड अगर आपको करंट की दो वैल्यूज गिवन है तो I1 - I2/ΔT से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक। नाउ कुछ पॉइंट्स जो हमें समझने। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव्स एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है, हमने एनएलएम में पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में रहता है, ठीक है, उसी में रहने की टेंडेंसी है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसको आप बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव्स एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में चेंज का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, उसको इनर्शिया प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन में रखा है तो जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसको हमें रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन का नेगेटिव, ठीक है, यानी हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा। सेम उसी तरीके से क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस कब आता है, जब इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होता है। इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होने का मतलब जब करंट में चेंज होता है, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस बिहेव्स एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट, टोटल फ्लक्स इन द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
ठीक है, ये भी हमने देखा कि जो फाई है वो करंट के प्रोपोर्शन में होता है एंड फाई का वैल्यू L इंटू आई के इक्वल में होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये पॉइंट देखो, क्या ये हमने पॉइंट समझा है पहले? सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है जिसमें फाई टोटल का वैल्यू आपको मिला है ब्रैकेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई, और इस ब्रैकेट वैल्यू को आपने क्या बोला है? एल से रिप्रेजेंट किया है। क्या फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में करंट का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी डिपेंडेंसी करंट पे नहीं आती है। तो क्या लिखेंगे हम? L इज प्रोपोर्शनल टू आई पावर जीरो। आई पावर जीरो मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। ठीक है, पॉइंट्स का ध्यान रखें बिल्कुल। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ अपोजिशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, यानी फ्लक्स में चेंज का अपोजिशन भी क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। डिग्री ऑफ अपोजिशन ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हम ध्यान रखें। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करें? तो कोई भी एक फॉर्मूला ले लो सिंपल सा जिसके अंदर एल आता हो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, क्या हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई? इससे सिंपल फॉर्मूला नहीं है एल का, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल को क्या लिखोगे? एल हम लिखेंगे फाई बाई आई। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। तो जनरली हमारे पास जो यूनिट आता है सेल्फ इंडक्टेंस का, उसकी रिक्वायरमेंट हमें केवल एसआई यूनिट में ही होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट में फ्लक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं वेबर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेबर। एंड करंट बनता है एम्पियर में, तो आपने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, एम्पियर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बनी एल की? वेबर पर एम्पियर। क्या बोली? वेबर पर एम्पियर। और वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेनरी से। ध्यान दें, जिस तरीके से आपने रेजिस्टेंस लिखा था ओम में, क्योंकि ओम ने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो एक हेनरी नाम का साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैलकुलेट किया था। इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हम हेनरी भी कंसीडर करते हैं। तो वेबर पर एम्पियर लिखा हुआ है या हेनरी लिखा हुआ है, बोथ आर एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है सर्कुलर लूप का। बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से समझना। मानो हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया। सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है? आर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। करंट कितना फ्लो कर रहा है? हमने मान लिया आई। क्लियर? अब हर एक लूप कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बाय वन लूप। तो एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r। क्या इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो फ्लक्स इन वन लूप ये कितना होगा? अब यहां पे आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि अगर एक सिंगल टर्न होता तो फ्लक्स हम लिख देते बी डॉट ए से, लेकिन यहाँ पे टर्न कितने हैं? एन। और जितने भी टर्न बन रहे हैं, जितने भी आपने यहाँ पे कोइल्स बना रखी है, क्या वो सभी कोइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी? पहली बात तो ये बताएं, बिल्कुल करेगी। इसका मतलब एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो करेक्ट है म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन उससे पहले फिर हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड टोटल कोइल का। ठीक है, और तब आप इसको कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन लूप्स कितना बना? म्यू नॉट एन आई बाय 2r। इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपसे पूछा गया एसोसिएटेड फ्लक्स थ्रू एन लूप्स।
अब एक बात बताना कि जितने भी लूप हैं, या अगर हम पहले एक लूप के लिए कैलकुलेट करें तो ये तो आ गया नेट फील्ड, और एक लूप का एरिया कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन लूप के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो जो एरिया बनेगा वो भी तो n टाइम्स बन जाएगा। अगर आप बात करते हैं टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया क्या लिखेंगे, एक लूप का एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कितने लूप्स n, तो टोटल एरिया कितना बना n पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू n लूप अगर कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n I बाई 2r इंटू टोटल एरिया n इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ठीक है, फ्लक्स आ गया। तो फाई इज इक्वल टू, ध्यान देना ब्रैकेट टर्म देखो क्या बन रही है, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2 इंटू आई बन रहा है। देखो म्यू नॉट कैपिटल N 2 बार है, n स्क्वायर पाई आर कैंसिल, एक आर बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई। क्या इस इक्वेशन को फाई इज इक्वल टू Li से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स कितना बना, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाय 2। दिस रिप्रेजेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर लूप विद n टर्न्स। क्लियर? तो कैलकुलेट इस तरीके से किया जा सकता है। न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो या तो हमें फॉर्मूला याद हो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2, या फिर प्रोसेस हमें याद हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को नेट एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, करंट को हटा दो, क्या बन जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझें, क्योंकि 90% 95% केसेस में हमें क्वेश्चन जो मिलता है वो सोलेनॉइड का ही मिलता है। लूप्स के क्वेश्चन बहुत मिनिमम से आते हैं, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट फील्ड इनटू नेट एरिया सॉल्व कर दें, करंट को एक्सप्रेशन को हटा दो, क्या बन जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोलेनॉइड। ध्यान दें, हमने कंसीडर किया एक सोलेनॉइड, ठीक है, एरिया हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, लेंथ L। ठीक है, हमने अभी फील्ड भी कैलकुलेट किया है फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और फ्लक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। आई क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है, और स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी स्मॉल n का वैल्यू वी कैन राइट n बाय L। क्लियर? अब आपसे क्या पूछा गया, टोटल फ्लक्स, वही हम वापस रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल फ्लक्स, तो फाई टोटल इज इक्वल टू NB है, यानी म्यू नॉट Ni मैग्नेटिक फील्ड, कितने टर्न्स या एरिया कितना है का, कैपिटल है, और ऐसे कितने टर्न्स, कैपिटल N यानी स्मॉल n इंटू L। ठीक है, पॉइंट समझिए कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर AL, ठीक है, इनटू आई। कंपेयर किससे करेंगे इस इक्वेशन को, फाई इज इक्वल टू Li से, तभी तो आपको मिलेगा L। तो सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड कितना रहा, बिल्कुल ध्यान से समझना और फॉर्मूला में याद रखना है। सो L कैलकुलेट हुआ है म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया इंटू लेंथ रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो एरिया इंटू लेंथ रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम को। सो म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर फी, ये फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, सेकेंड फॉर्मेट भी बनता है सेल्फ इंडक्टेंस का, बिकॉज हम स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं, n बाई L, और v को क्या लिख सकते हैं, a इंटू L। इसमें कोई डाउट नहीं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का सेकेंड फॉर्मेट क्या बनेगा, ध्यान से देखें, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू AL।
तो L और L कैंसिल आउट, देन फॉर्मेट इज L इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A बाय L। यहाँ पे कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है सेल्फ इंडक्टेंस को और स्मॉल n रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है उसी क्वेश्चन डेटा के अकॉर्डिंग हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो सर्कुलर लूप के लिए कितना रहा, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर पाई R बाई 2, क्लियर। सोलेनॉइड के लिए कितना रहा, म्यू नॉट N स्क्वायर V या म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A बाई L, क्लियर। कोई डाउट, नोट करें। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि इन दोनों के आंसर तो हमें याद होने चाहिए। मान लो एग्जाम में कोई ऐसा पैटर्न आ गया जिसका आंसर हमें याद नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझें, हमें दिया गया एक स्क्वायर लूप, क्लियर, साइड इसका L, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I, नंबर ऑफ टर्न्स है N, कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। होगा या नहीं होगा? देखो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल अगर हमें प्रोसेस पता है, B कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अभी भी हमें यही करना है। अगर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय N, यानी N, और एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिया गया स्क्वायर, क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू नॉट N I बाई पाई L टाइन पाई बाई N साइन पाई बाई N से भी, तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज़ करें। सो म्यू नॉट N के प्लेस पे 4 करंट I, और ये जो पैट फॉर्मूला है म्यू नॉट N I बाई पाई L 10 पाई बाई N साइन पाई बाई N, ये हमने MEC में पढ़ा है। जो आपको दिए जाते हैं, जैसे आपको दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब रेगुलर पॉलीगन जितने भी होते हैं, अगर करंट कैरिंग रेगुलर पॉलीगन है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मेट है म्यू नॉट N I, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, पाई L 10 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, और ये क्वेश्चन हम MEC में भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा। क्या रहा आंसर, N म्यू नॉट 4I बाय पाई L 10 पाई बाई 4 1 इन साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। तो यहाँ पे जो 4 का फैक्टर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू I। तो ये हमें मिल गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या बनेगा, B इंटू एरिया, और एरिया भी क्या आना चाहिए, टोटल। एक लूप का एरिया कितना, L स्क्वायर, ऐसे कितने लूप्स, N, तो टोटल एरिया कितना बनेगा, N लूप्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन लूप, यानी N इंटू L स्क्वायर, यूज़ कर लो। सो N म्यू नॉट 2 रूट 2 I बाय पाई L एंड N इंटू L स्क्वायर। ये बात समझे। तो करंट को किधर लिखा जा सकता है, बाहर, बाकी सबको कांस्टेंट जितने भी हैं सबको ब्रैकेट के अंदर हम लिख दें। सो फाई टोटल इज इक्वल टू, ध्यान से समझें, 2 रूट 2 म्यू नॉट N स्क्वायर L स्क्वायर बाई L बाय पाई इंटू I। क्या कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। जो ब्रैकेट में टर्म लिखा है वही सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज बेसिक इक्वेशन क्या है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय I। तो आपने I को सेपरेट कर दिया, फ्लक्स को सेपरेट कर दिया, जो टर्म रिमेनिंग है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पैटर्न हमें आना चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, I को हटा दो, जो टर्म बचेगा वो सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। नोट करें। सो हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में समझ चुके हैं। कुछ फॉर्मूलेज जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखे हैं, फॉर्मूलेज अगर हमें इंड्यूस EMF कैलकुलेट करना है तो माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई टोटल होना चाहिए। तो फाई हम नंबर ऑफ, सो डी बाई डी टी इज इक्वल टू एन फाई यानी टोटल फ्लक्स के प्लेस पर हम LI भी लिख सकते हैं। सेकेंड आता है कि अगर आपको L और I और T का टर्म गिवन हो, जैसे अगर हमें करंट गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन
या इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो फिर हम उसको डिफरेंशिएट करें, माइनस एल से मल्टीप्लाई करें, इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा। या हमें गिवन है कि करंट चेंज हो रहा है I1 से I2 इन टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, तो हम यूज़ कर सकते हैं एल I1 माइनस I2 बाय डेल्टा टी, यानी जैसा डेटा हमें गिवन होता है उसी तरीके का फॉर्मेट हमें यूज़ करना होता है। क्लियर? सोलेनॉइड अगर हमें दिया गया है तो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल, कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन कन्वर्ट हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, जहाँ पे वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, एरिया इनटू लेंथ। और अगर हम कॉइल यूज कर रहे हैं सर्कुलर कॉइल विद रेडियस आर, देन फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर बाई 2, यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो आपने थ्योरी में समझे हैं। अब इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। देखो हमें गिवन है द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, तो सबसे पहले आपको वैल्यू गिवन है इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस इज 4 एम्पियर, यानी एक इंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर का। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स का मतलब पहले करंट अगर I1 था तो अब जो करंट हमें मिलेगा डायरेक्शन रिवर्स हो गया, मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना मानेंगे -4, कितने टाइम में रिवर्स हो गया 3 सेकंड में, सो टी हमें गिवन। देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब बताएं कौन सा फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल I1 माइनस I2 बाय डेल्टा टी। ये टाइम डिफरेंस आपको गिवन है कि इनिशियली 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे करंट था 4 एम्पियर, आफ्टर 3 सेकेंड करंट रिवर्स हो गया -4 एम्पियर, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना रहेगा, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करें आंसर हमें मिल जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल गिवन है 10 मिली हेनरी, सो 10 इंटू 10 पावर -3, I1 4, I2 -4, कितने टाइम में 3 में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? 4 माइनस -4 रिप्रेजेंट करेगा 8 को, सो 8/3 इंटू 10 पावर -2, सो ई एम एफ इज इक्वल टू 8/3 इंटू 10 पावर -2 एंड यूनिट वोल्ट। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? और अगर ऑप्शन में दिया है आपको 2.66 तो वो भी करेक्ट ही आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया गया है 26.6 मिली वोल्ट, तो वो भी करेक्ट ही आंसर है। यानी साथ साथ ऑप्शन डिपेंडेंसी भी आती है, बिकॉज हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हमारे आंसर को टिक करना होता है। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन फॉर्मेट हम पहले आइडेंटिफाई कर ले जो गिवन डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक, कोड आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल इज इक्वल टू I is equal to t square e power -t, then find time when induced EMF will be 0. इंड्यूस ईएमएफ करंट दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इंड्यूस ईएमएफ और वेरिंग करंट को क्या हम रिलेट कर सकते हैं? एक्सप्रेशन क्या बनता है? E इज इक्वल टू -L di/dt। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है, यही एक्सप्रेशन आपके इंड्यूस ईएमएफ, इंडक्टेंस और वेरिएबल करंट को रिलेट करता है। ठीक है, अब हमें ये पता है पॉइंट की सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है उसी तरीके सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, और इंड्यूस ईएमएफ हो जाना चाहिए 0। आपको दिया गया कि व्हेन इंड्यूस ईएमएफ इज 0, तो इक्वेशन क्या रही? इक्वेशन हमें मिली di/dt हो जाना चाहिए 0। ये इक्वेशन 0 हो जाना चाहिए बिकॉज ईएमएफ 0 दिया है, और एल को भी आप डिवाइड लगा दे, मीन्स di/dt होना चाहिए 0, और di/dt को 0 करके आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब चेंज इन करंट 0 हो जाएगा और चेंज इन करंट 0 होगा तो ईएमएफ भी 0 ही मिलेगा। देखिए d/dt i, सो t स्क्वायर e पावर -t, आंसर आना चाहिए 0। अब यहाँ दो फंक्शन मिल रहे हैं u v, तो पहले हमने t स्क्वायर को बाहर रखा, डिफ्रेंशिएट किया किसको? एक्सपोनेंशियल को, प्लस e पावर -t एंड डिफ्रेंशिएट d/dt, t स्क्वायर टर्म आना चाहिए 0। ध्यान दो, t स्क्वायर e पावर -t का डिफ्रेंशिएशन e पावर -t और -t का डिफ्रेंशिएशन -1, ये पूरा टर्म मिला, प्लस e पावर -t एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर 2t इज इक्वल टू 0। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है? कॉमन टर्म हमें दिख रहा है, देखो एक तो एक्सपोनेंशियल टर्म और एक सिंगल t,
यहाँ पे भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है, तो यहाँ तो रिमेनिंग रहेगा आपके पास माइनस टी, और यहाँ आपके पास रिमेनिंग रहेगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो टाइम कैलकुलेट हो गया 2 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वो टाइम है व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विल बी 0। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले में क्या आइडेंटिफाई करना पड़ा, एक्सप्रेशन की कौन सा एक्सप्रेशन यूज होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हमें कैलकुलेट करना है पूरा की पूरा लैंग्वेज आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। केवल सेल्फ इंडक्टेंस के जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। ठीक, फॉर्मूला में पता है, क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 10⁻⁻2 हेनरी, मतलब आपको L गिवन है, and passing current is I is equal to 2 sin 100t. Clear? Find induced EMF, यानी induced EMF unknown. Find induced EMF at that time when current in the coil is half of the maximum current. यानी उस टाइम पर EMF कैलकुलेट करना है जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम करंट का हाफ हो, और करंट आपको वेरिएबल टर्म में गिवन है। देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू 2 sin 100t, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, और हमें वो टाइम पहले कैलकुलेट करना है जब करंट हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम करंट कितना है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम होती है -1, तो यहाँ वैल्यू मिलेगा 2n - 2, तो मैक्सिमम रहेगा 2, तो मैक्सिमम का हाफ क्या ये पॉइंट समझे? ठीक है, तो 1 मिला, वैल्यू आ गई 1/2, तो साइन 100t इज इक्वल टू 1/2। अब एक बार बताएं, जब साइन की टेबल आप पढ़ते हैं तो 1/2 वैल्यू कितने एंगल पर आता है, π/6 पे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100t का वैल्यू किसके इक्वल है, π/6 के। मानो हमें रिक्वायरमेंट तो यही पे ही है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जब आप इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस की टर्म में कन्वर्ट होगा, और कॉस 100t का वैल्यू हम सीधे π/6 की टर्म में लिख देंगे। मानो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कितने टाइम पर ऐसा होगा, देन आंसर विल बी π/600 सेकेंड्स। बात समझ आ रही है? टाइम अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आंसर आता है π/600, लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इंड्यूस ईएमएफ कितना रहेगा। सो इंड्यूस ईएमएफ वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग -L di/dt। इसमें कोई डाउट? अब वैल्यूज पुट करें, माइनस फॉर्मूले का है, L कितना गिवन है, L आपको गिवन है 10⁻⁻2 एंड एक्सप्रेशन ऑफ करंट 2 sin 100t, पुट कर दें 10⁻⁻2 d/dt of 2 sin 100t, करो डिफरेंशिएट। सो E इज इक्वल टू -10⁻⁻2, ये तो कांस्टेंट, 2 मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos 100t, और 100t यानी आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन इनटू 100। क्लियर? सो वैल्यू क्या रहा, देखो ध्यान से, 10⁻⁻2 और 100 कैंसिल आउट, एंड -2 cos 100t। 100t के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, π/6, जो टाइम आपने कैलकुलेट किया है, तो π/6 पुट करेंगे तो -2 cos π/6। सो EMF इज इक्वल टू -2 cos π/6, यानी cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, EMF -√3 वोल्ट। EMF हमें कैलकुलेट हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, करंट एक्सप्रेशन गिवन है और आपको डायरेक्टली टाइम नहीं दिया गया, आपको पहले बोला गया कि पहले वो टाइम कैलकुलेट करो जब करंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम करंट हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे इंड्यूस EMF कैलकुलेट कर लें। तो पहले हमें टाइम सोल्व करना हुआ और टाइम सोल्व करने के बाद आपने EMF कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, calculate inductance of a 25 centimeter long solenoid if it has 1000 turns with radius 5 centimeter। यानी हमें एक सोलेनॉइड गिवन है
जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 1000 और कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। इसमें कोई डाउट? ठीक है, और ये डेटा आपको गिवन है, डायरेक्ट पुट करें। एरिया कितना लिख सकते हैं? एरिया वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करें। म्यू नॉट के प्लेस पर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स 10 पावर 3 एंड स्क्वायर। ठीक, एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 25 इंटू 10 पावर माइनस 2। क्लियर? सॉल्व करना है। सो एल, ध्यान दें सब नंबर्स को एक साथ कर दें, 10 की पावर्स को एक साथ कर दें। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 पाई और यहाँ मिलेगा हमें 25 पाई, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, सो 4 पाई इंटू 25 पाई डिवाइड बाय 25। तो ये तो आ गए सारे नंबर्स। अब 10 की पावर्स देखें, न्यूमरेटर में देखो पहले, ये -7 और +6, ठीक, इतने चलते हैं यहाँ पे, -7 +6 मिलेगा हमें -4 -2 ऊपर जाएगा +2, 25 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर होता है 10, सो एल इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई। अब 10 की कितनी पावर्स हैं वो देखो, प्लस वाली ऐड कर लो, 6 + 2 8 और 7 4 11, तो 11 और 8 -3, देन सेल्फ इंडक्टेंस इज 40 मिली हेनरी। क्लियर? तो जैसा हमें डेटा गिवन फॉर्मूला यूज करें, सेल्फ इंडक्टेंस की भी आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल या म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वी। अगर हमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है तो हम म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वी यूज़ करें, अदरवाइज म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाई एल यूज़ कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर, यानी आपको दो करंट्स गिवन है कि 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक करंट अगर टी टाइम में चेंज हो जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू 2 वोल्ट है, तो कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी एल हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? I1 गिवन है 8 एम्पियर, I2 गिवन है 2 एम्पियर, चेंज इन टाइम गिवन है 0.3 सेकेंड्स, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट एंड कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे रिलेट होता है? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू एल I1 माइनस I2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, EMF 2, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, इनिशियल करंट 8, फाइनल करंट 2, टाइम 0.3 सेकेंड, सो 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 वी कैन राइट। ठीक है, सॉल्व कर, इधर मिलेगा 6/3 2, सो 2 इज इक्वल टू L 60/3 लिखा जा सकता है। 10 पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, 10 पावर प्लस 1, तो 10 इंटू 6 60, 60/3 20, सो 2 इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ 20, सो वैल्यू ऑफ L 2/20, आंसर 0.1 हेनरी। क्लियर? समझ में आ रहा है? नोट करें। तो टाइम इंटरवल गिवन, इनिशियल करंट, फाइनल करंट गिवन, ईएमएफ गिवन, एल सोल्व करना है। बेसिक पैटर्न E इज इक्वल टू एल I1 माइनस I2 बाई डेल्टा टी यूज करें, सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है करंट इन द सोलेनॉइड विद 240 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 240, लेंथ 12 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, इज डिक्रीजिंग, मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है विद द रेट ऑफ 1.6 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1.6 एम्पियर पर सेकेंड, दैट मीन्स
di/dt और ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग अगर है तो फिर हमें विद माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग होता तो विद प्लस साइन, डिक्रीजिंग है तो विद माइनस साइन। ठीक है, देन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सोलेनॉइड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू L di/dt क्या हम यूज कर सकते हैं? बोलो, क्या यूज किया जा सकता है L di/dt? लेकिन L हमें नहीं दिया है। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल L इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A/L। हमें N गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, तो पहले हम ये कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, हमें क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो आप सॉल्व करें इसे। वैल्यू L इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A/L। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 240, सो 240 मल्टीप्लाई बाय 240, एरिया पाई, रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो आर के प्लेस पर 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻² स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ, एंड लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, सो 12 इंटू 10⁻²। क्लियर? तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिलता है 0.00075 हेनरी। ये आप कैलकुलेट करके देखिए, हमें वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है E इज इक्वल टू माइनस L di/dt, तभी आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल पाएगा। सो माइनस वैल्यू 0.00075 एंड di/dt भी आपको डिक्रीजिंग गिवन है, डिक्रीजिंग गिवन है तो हम उसको विद माइनस साइन यूज करेंगे, -1.6, तो माइनस माइनस प्लस एंड 75 इंटू 1.6 अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, देन रिजल्ट विल बी 12 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। हियर इज द आंसर। नोट करें, ठीक है। तो अगर हमें L गिवन नहीं था तो पहले आपने L कैलकुलेट किया, di/dt गिवन है, डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस साइन, अगर di/dt इंक्रीजिंग होता तो विद प्लस साइन आंसर आता, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ 12 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। नोट करें, क्वेश्चन देख। A coil has inductance 2 Henry and current 5.2 ampere. Then find net flux to the coil. ठीक, रिलेशन क्या है? Net flux is equal to L multiply by I. इसमें कोई डाउट? क्या हमें सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 2 हेनरी, क्या हमें करंट गिवन है 5.2, दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई, कितना मिला? 10.4। आंसर बोलो, टोटल फ्लक्स 10.4, यूनिट बोलो वेबर। ठीक है, नोट करें। सिंपल क्वेश्चन, फाई इज इक्वल टू Li से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझें। हमें दिया गया है आईटी ग्राफ, मतलब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एन इंडक्टर L इज गिवन, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ E वर्सेस टाइम ग्राफ। यानी आपको एक आईटी ग्राफ गिवन है किसी एक इंडक्टर के लिए जिसका इंडक्टेंस कितना है L, और कैलकुलेट क्या करना है हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझिए। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम रिप्रेजेंट कर देंगे इससे, E से, इज इक्वल टू माइनस L di/dt। इसमें कोई डाउट? ये बताएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इक्वेशन है, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। माइनस फॉर्मूले का है, आएगा, L कांस्टेंट होता है, ये भी रहेगा, di/dt। अगर आपको आईटी ग्राफ गिवन है तो di/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ग्राफ को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से समझना। पहला ग्राफ रहेगा 0 से T1 में, सेकेंड ग्राफ रहेगा T1 से T2 में, T3 में, और थर्ड ग्राफ रहेगा T3 से T4 में, मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 0 से T1 में ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो, पॉजिटिव स्लोप होता है कुछ इस तरीके से, अगर लाइन ऐसे बनती है तो आप इसको बोलते हैं कि स्लोप कैसा है? पॉजिटिव।
अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बनती है तो स्लोप कैसा रहता है, नेगेटिव। मतलब अगर लाइन ऊपर जाती हुई स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे जाती हुई स्लोप नेगेटिव। ठीक, जो ग्राफ आपको दिया है इसके अकॉर्डिंग क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि स्लोप कैसा रहेगा। देखो 0 से T1 में लाइन किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो यहाँ स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप रहेगा नेगेटिव। M1 से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, T1 से T2 जो लाइन बन रही है वो ऊपर जाती हुई बन रही है, तो स्लोप कैसा मिलेगा, तो सेकंड केस में स्लोप हमें मिला पॉजिटिव, कोई डाउट। थर्ड केस T3 से T4 तो लाइन जा रही है आपकी डाउनवर्ड, लाइन अगर डाउनवर्ड है तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो 0 से T1 स्लोप नेगेटिव, T1 टू T3 स्लोप पॉजिटिव एंड T3 से T4 स्लोप नेगेटिव। और ये di/dt अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जैसे अगर मुझे आपको दिया गया इक्वेशन y = mx + c, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dy/dx तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, केवल m ही मिलेगा। और m एक कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो स्लोप रहा वो एक कांस्टेंट नंबर आपको मिल रहा है। अब जो आपने जनरेट किया है उसके अकॉर्डिंग देखें कि 0 टू T1 स्लोप कैसा है, टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। टाइम रेंज 0 टू T1 में स्लोप हमें मिलेगा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किस तरीके का रहेगा, इक्वेशन क्या था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है -L di/dt। अब एक बात समझना, ये तो पहले से क्या है, नेगेटिव ही है, और di/dt भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कितना मिलेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, क्या रहा आंसर, पॉजिटिव। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पॉजिटिव में। क्लियर। सेकेंड केस अगर हम कंसीडर करें T1 टू T3, तो T1 से T3 में स्लोप कैसा मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो -L तो नेगेटिव ही है और स्लोप हमें पॉजिटिव मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। और कांस्टेंट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी कांस्टेंट है, नेगेटिव भी कांस्टेंट है। T3 से T4 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो स्लोप हमें कैसा मिला है, नेगेटिव। सो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी आपने दो इक्वेशंस यूज करी हैं, पहला तो आपने स्लोप का कॉन्सेप्ट लिया है, कोई को di/dt हम स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हैं, और -L से मल्टीप्लाई करके फिर हम इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो टाइम आपको गिवन है तो इस टाइम के अकॉर्डिंग इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, टाइम 0, T1, T2, T3, T4। क्लियर। तो 0 से T1 इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम, बताओ कैसा है। तो 0 से T1 पॉजिटिव, तो 0 से T1 आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर T1 से T3 तक नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो T1 से T3 के लिए ग्राफ रहेगा नेगेटिव, और T3 से T4 अगेन वैल्यू पॉजिटिव, और सेम ही वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। सो ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, कुछ इस तरीके से प्लॉट होना चाहिए। नोट करें, पॉइंट समझ में आया। आपको गिवन था करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले हमने स्लोप कैलकुलेट किया गिवन रेंज में, तो जो भी आपको ग्राफ गिवन था वो सेम प्रॉपर्टी वाला ग्राफ आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि T1 से T2, T2 से T3, लेकिन ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आता है वो सेम ही आता है, किसी भी पॉइंट के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इंडिविजुअल स्लोप कैलकुलेट किया, इक्वेशन यूज किया, E = -L di/dt पुट किया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, नोट करें।